गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, जहाँ पर नया सब्जेक्ट जो होगा वो बेसिकली कौन सा होगा, आरसीसी। आरसीसी मोस्ट अवेटेड सब्जेक्ट है, जो कि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट बच्चों ने भेजी थी कि भाई सर आप आरसीसी डालिए। तो हम आरसीसी स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। आरसीसी में हमारे पास अगर देखें तो पहला चैप्टर जो होगा वो बेसिक इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर होगा, जहाँ हम बेसिक कंपोनेंट ऑफ आरसीसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर आरसीसी सब्जेक्ट के नाम की बात करें तो आरसीसी का पूरा नाम क्या होता है, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। ठीक है। अब रेनफोर्स का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को अपने पास क्या देना, मजबूती देना। तो कंक्रीट चूंकि टेंशन में बहुत वीक होता है, तो उसको टेंशन में स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, कंक्रीट को, रेन सीमेंट कंक्रीट को क्या करते हैं, रेनफोर्स्ड करते हैं। तो बेसिकली अगर हम रेनफोर्स्ड की बात करें तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला रेनफोर्सिंग मटेरियल है वो बेसिकली आरसीसी में कौन सा होता है, स्टील। इसके अलावा बेम्बो, एल्यूमिनियम, ब्रास भी यूज़ किया जाता है कई स्पेशल केसेस में, परंतु सबसे ज़्यादा और मोस्ट वाइडली 99% जो यूज़ होता है वो स्टील ही यूज़ होता है। तो रेनफोर्समेंट का मतलब हमारे पास यहाँ पर इनडायरेक्टली हम क्या मानेंगे, स्टील ही है। क्या है, स्टील ही है। दूसरा हमारे पास क्या है, कंक्रीट। कंक्रीट की अगर बात करें तो कंक्रीट जो होता है, कंक्रीट अगर होता है तो कंक्रीट में हमारे पास सीमेंट कंक्रीट में आपको बहुत अच्छे से पता है कि कंक्रीट में क्या क्या होता है। एक तो सीमेंट, ठीक है, सीमेंट होता है, ये हेट्रोजीनियस मटेरियल होता है। इसके अलावा इसमें पानी मिलाते हैं, वाटर होता है। इसके अलावा इसमें सैंड होती है जिसको हम फाइन एग्रीगेट बोलेंगे, और क्या होता है, रोडी मिट्टी होती है, ग्रेवल्स होते हैं जिनको हम कोर्स एग्रीगेट बोलते हैं 20 mm के। ठीक है। और स्पेशल पर्पस अचीव करने के लिए या कंडीशन में हम क्या भी मिलाते हैं इसमें, एड मिक्सचर, एड मिक्सचर्स भी मिलाते हैं, एड मिक्सचर्स भी मिलाते हैं। तो कुल मिला के इन सबको मिलकर क्या बनता है हमारे पास, सीमेंट बनता है। सीमेंट बनता है तो एड मिक्सचर एक एडिशनल पार्ट है। तो ये वाला जो पार्ट है इसको, तो इसका कौन सा पार्ट बोलते हैं, इसमें केमिकल रिएक्शंस होती है, हाइड्रेशन, तो एक्टिव पार्ट ऑफ कंक्रीट होता है। और ये जो होता है ये इनर्ट पार्ट होता है। ये जो होता है बेसिकली वो हमारे पास क्या होता है, इनएक्टिव पार्ट होता है। इनर्ट बोल दो या फिर इनएक्टिव पार्ट बोल दिए। ये बेसिकली ऐसे काम करता है कि हमारे पास, और अगर एडमिक्सचर्स को भी ले रहे हैं तो एडमिक्सचर भी हमारे पास किसके पार्ट ही हो जाता है, एक्टिव पार्ट का ही पार्ट हो जाता है। एक्टिव पार्ट का ही पार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर इतना आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली बेसिक इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में हम आरसीसी के में क्या पढ़ेंगे, सीमेंट कॉन्क्रीट के बारे में पढ़ेंगे और स्टील के बारे में पढ़ेंगे कि स्टील की ग्रेड क्या होती है, कॉन्क्रीट की ग्रेड क्या होती है, इनका स्ट्रेस स्ट्रेन करो क्या होता है। ठीक है। इस तरीके से हमारे पास बेसिक 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 चीजें हम पढ़ेंगे। परंतु कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी का पार्ट है। तो वहां पर तो कंक्रीट में सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग, टाइप ऑफ सीमेंट, फिर टाइप ऑफ कंक्रीट, इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं। इतना हमको यहाँ पर निकल नहीं करना है। बेसिकली हमको यहाँ पर पढ़ना जो है किसमें, कंक्रीट में। जो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा आरसीसी सब्जेक्ट पढ़ते समय, वो केवल और केवल कौन सा, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। क्या, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। और वहां पर भी तीन तरह की स्ट्रेंथ में हमारा मेन डील होगा, कंप्रेशन स्ट्रेंथ, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ और स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, एक चीज आपके बेसिकली दिमाग में रहनी चाहिए क्या, कि जब भी हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो हार्डन स्टेट ऑफ कंक्रीट में हमारा ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा, ना कि फ्रेश स्टेट में या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट से रिलेटेड हम बहुत ज्यादा चर्चा। परंतु हमको पता तो है ही है, तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीजें आपको पता है, और जो चीजें यहाँ पर काम आएंगी हम उनको डिक्टेट करते हुए चले जाएंगे। ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के बारे में बात करेंगे, और यहाँ कौन कौन सी स्ट्रेंथ आएगी वो हम बात देखेंगे। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। इसके अलावा हमारे पास जो कोड चलेगा यहाँ, वो IS 456 2000 कोड जो है वो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे पास इसी कोड के रिकमेंडेशन या इसी कोड के पैरामीटर से रिलेटेड पूछा जाता है। इसको LSM मेथड का कोड भी कहा जाता है, जो कि हमारे पास यूज है। रिसेंटली अगर फील्ड में बात करें तो IS 456 का रिवाइज वर्जन और आ गया है 2013, जो कि फील्ड में यूज हो रहा है। ठीक है। परंतु अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की बात करें, तो हमारे पास हम जो पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, IS 456 2000। थोड़े बहुत चीज़ें हैं जो इसमें डिफर दी हैं, तो कुछ चीज़ें जो हमारे काम आएंगी वो हम यहाँ डिक्टेट करते चले जाएंगे। देन हमारे पास आगे, इससे पहले जो पुराना कोड चलता था वो IS 456 1978 वाला कोड, जिसको हम WSM मेथड में भी बोलते हैं। WSM मेथड की बहुत सारी चीज़ें इसमें भी अडॉप्ट की हुई हैं, तो ये भी चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे वाटर टैंक की डिज़ाइन हो गई, रिटेनिंग वॉल की डिज़ाइन होगी, वो अभी भी WSM मेथड से ही होती है। परंतु
क्या चीज़, एक चीज़ है कि भैया ये कोड है, तो ये चीज़ याद होना चाहिए कि क्या IS 456 1978, IS 456 2000 और IS 456 3000, ये कुछ कोड हैं, ये एक ही कोड है जिसके अलग अलग सन में या अलग अलग ईयर्स में क्या आए हुए हैं, हमारे पास रिविजन्स आए हुए हैं, तो ये हमारे पास यूज़ होगा। तो बेसिक इंट्रोडक्शन में हम शुरुआत से शुरू करें तो सबसे पहले थोड़ा बहुत कंक्रीट के बारे में जान लेते हैं, देन फिर स्टील के बारे में कि स्टील के ग्रेड क्या होते हैं, इनको किस नामों से जाना जाता है, क्या नोटेशन होता है। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ तक का आपके पास एक बेसिक, आप पहली लाइनों में अगर कुछ उतारें तो रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट का ये चीज़ उतार लीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो को और फटाक से उतार लीजिए। ठीक है, मैं मान के चलता हूं कि आपने ये चीज पॉज करके उतार ली होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं हमारे पास रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के सीमेंट कंक्रीट वाले भाग की कुछ प्रॉपर्टीज जो आपने कंक्रीट टेक्नोलॉजी में भी पढ़ी हुई हैं। ठीक है, पढ़ी हुई हैं, और नहीं भी पढ़ी हैं तो अपने पास इतना तो कम से कम आपको आरसीसी पढ़ते समय आना चाहिए, उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। अभी उतार लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल दो, कौन सी, सीमेंट कंक्रीट। मैंने आपको अभी अभी पहले भी बताया था क्या, कि जो सीमेंट कंक्रीट की बात करें, सीमेंट कंक्रीट की बात करें, कंक्रीट की बात करें तो यहां पर हम इसकी कौन सी स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, हार्डन स्टेट की बात कर रहे हैं, हार्डन स्टेट की बात कर रहे हैं। हार्डन स्टेट में सबसे पहली जो स्ट्रेंथ की हम बात करेंगे वो कौन सी होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। देखिए अब सीटी सब्जेक्ट तो पढ़ नहीं रहे हम, तो भैया यहाँ पर थोड़ा सा आपके पास हल्का सा हम जल्दी जल्दी करेंगे चीज़ों को, थोड़ा जल्दी जल्दी भी चीज़ों को करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो चीज़ पढ़ने की है वो पढ़ेंगे, जो सीटी का पार्ट है उसको थोड़ा स्किप भी करते आएंगे। तो सॉरी, हाँ, पेन ही नहीं चल रहे, चलो, हाँ भाई। तो भैया यहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से पता है सीटी में कि कंप्रेशन स्ट्रेंथ के लिए क्यूब टेस्ट किए जाते हैं, क्यूब टेस्ट किया जाता है, या फिर कौन सा टेस्ट किया जाता है, सिलेंडर, सिलेंडर टेस्ट किए जाते हैं। क्यूब टेस्ट जो होता है उसमें सबसे पहले अगर केवल और केवल कंक्रीट की बात करें तो भैया कितने बाई कितने के क्यूब बनते हैं, 150 बाई 150 बाई 150, 150 mm बाई 150 mm के हमारे पास क्यूब कास्ट किए जाते हैं। यदि हमारे पास जो एग्रीगेट का नॉमिनल साइज है, नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट है, वो अगर हमारे पास कितना है, 20 mm है, और थोड़ा बहुत बड़े हैं तो 30 mm तक की जो रेंज है उसमें किया जाता है। इससे अलावा यदि हमारे पास जीरा रोडी टाइप है, जीरा रोडी टाइप का मतलब यहाँ पर क्या है, अगर हमारे पास कितना, नॉमिनल साइज 10 mm से लेके और थोड़ा बहुत 20 mm तक का साइज भी चला जाता है, पर मैक्सिमम एग्रीगेट साइज कितने हैं, 10 mm। यहाँ मैक्सिमम एग्रीगेट साइज कितने हैं हमारे पास, 20 mm। तो जो क्यूब की जो साइज होगी वो 100 बाई 100 बाई 100 होगी। ठीक है, ये जो दो बेसिक साइज हैं जो हमारे पास काम आते हैं, जिसमें कॉन्क्रीट, क्योंकि नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट ज़्यादातर 20 mm का ही हमारे पास आरसीसी होता है, ये तो वाटर प्रूफिंग वर्क में यूज़ होता है या मिक्सिंग के साथ यूज़ किया जाता है, तो इतना आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा एक नोट आप यहाँ पर साइड में लिख भी लेना कि जब सीमेंट की, केवल सीमेंट की, यहाँ पर है कंक्रीट की बात हो रही है, सीमेंट कंक्रीट, और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ केवल सीमेंट मोर्टार, या फिर कहें सीमेंट की कंप्रेशन स्ट्रेंथ याद करते हैं तो जो क्यूब होता है उसका साइज होता है 70.6 गुणा 70.6 गुणा 70.6 mm का। ठीक है, तो ये क्यूब जो छोटी क्यूब बनती है, छोटी क्यूब बनती है, वो किसके लिए होती है, बेसिकली वो सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ याद करते हैं, जहां प्लेन मोर्टार बिना किसी एग्रीगेट के साथ क्यूब कास्ट की जाती है, जो कि आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी में देखते हैं। तो सीमेंट मोर्टार की स्ट्रेंथ ही होती है क्यूब के साथ। ठीक है, इसके अलावा सिलेंडर टेस्ट और किया जाता है, अभी हम वीडियो भी देखेंगे, वीडियो भी देखेंगे, परंतु कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। सिलेंडर टेस्ट जिसका ये डायमीटर जो होता है वो कितना mm होता है, 100 mm होता है, और ये जो होता है ये कितना होता है, 300 होता है। कितना होता है, 300 होता है। तो या तो सिलेंडर से ज्ञात करते हैं या क्यूब से, परंतु अगर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज टेस्ट की बात करें तो ज़्यादातर कौन सा ही टेस्ट किया जाता है, क्यूब टेस्ट ही कास्ट किया जाता है। ठीक है, अब ये टेस्ट कैसे होते हैं, हल्का सा वीडियो को एक बार पॉज करके आप इतना तो कम से कम उतार ही लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि भैया किस तरीके से क्यूब टेस्ट किया जाता है। तो देखिए ये जो है हमारे पास,
इस तरीके से क्यूब बना ली जाती है। क्यूब कास्टिंग करते समय 3 लेयर में क्यूब कास्ट की जाती है, ये सब चीज़ें आपको कंक्रीट में पता है। और इस तरीके से एक मशीन होती है जिसका नाम होता है कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, सीटीएम मशीन, उस पर रख दिया जाता है। क्यूब जिस दिन कास्ट की जाती है और जिस भी कॉलम, बीम या स्लैब की होती है उसकी नंबरिंग डाल दी जाती है लोकेशन के साथ, जिससे कि हमको आइडेंटिफाइड हो कि ये कौन सी कॉन्क्रीटिंग के साथ हमारे पास यूज़ की जा रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके पास पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से सीटीएम मशीन पर डाल दिया जाता है, हमारे पास क्यूब को रख दिया जाता है अच्छे से, और ये अपने दोनों लोडिंग प्लेट के बीच में ये हाइड्रोलिक यूनिट के साथ कनेक्ट किया जाता है। और इस तरीके से आपने टेस्ट देखा भी होगा। ये थोड़ा सा अपने पास कैसी है, डिजिटल ना होकर कैसी है, हमारे पास एनालॉग टाइप में है। तो यहाँ पर ये सॉरी, डिजिटल ना होकर हमारे पास सिंपल डायल गेज के रूप में है। तो वहाँ से हमारे पास जैसे जैसे हाइड्रोलिक लोडिंग बढ़ाई जाती है, तो ये देखिए जैसे 400 किलो न्यूटन, फिर हमारे पास 600 किलो न्यूटन, 800 किलो न्यूटन, तो ये लोड ले रही है, ले रही है, ले रही है, ले रही है। तो किलो न्यूटन में हमारे पास ये हमारे पास क्या है, लोडिंग है डायल गेज की। जैसे 600 किलो, और एक पॉइंट पर आकर क्यूब क्या क्या हो जाएगी, लोड लेना बंद कर देगी। जहां पर ये लोड लेना बंद कर देगी तो भैया सुई बिल्कुल या तो रुक जाएगी या फिर वापस से पीछे की तरफ आने लगेगी। डिजिटल एनालॉग मशीन पर बीप करने लग जाती है, रीडिंग आगे नहीं बढ़ती है। तो इस तरीके से हम करते। एक चीज़ और देखिए, क्यूब जब भी लगाई जाती है, ट्यूब जब भी लगाई जाती है, तो जो ऊपर वाला फेस होता है जहां हमने डेट लिखी है, डेट ऑफ कास्टिंग, और लोकेशन लिखी है, वो कभी भी लोडिंग प्लेट पर नहीं आता, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत अंड्यूलेशन, अनइवन, खुरदरापन आ जाता है, जिससे स्ट्रेस हमारे पास क्या नहीं होते, प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट, यूनिफॉर्म नहीं होते। इसलिए इस साइड को हमेशा साइड में ही रखा जाता है। तो इस तरीके देखिए, ये अपने पास जो डेड निडल है वो यहाँ पर आके रुक गई, तो यहाँ से हम लोड ना पा लेंगे और फिर एरिया का डिवाइड करके कंप्रेशन स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। तो ये कौन सी स्ट्रेंथ है भैया, क्यूब स्ट्रेंथ है। ठीक है, इसके अलावा एक और टेस्ट होता है जिसको हम कौन सा बोलते हैं, सिलेंडर टेस्ट। सिलेंडर टेस्ट में क्या होता है, क्यूब के स्थान पर कैसा होता है, एक सिलेंडर कास्ट किया जाता है, जो मैंने आपको बता ही दिया कि इसकी हाइट जो होती है वो 300 mm होती है, और डायमीटर जो होता है वो कितना का होता है, 300 का होता है। ठीक है, और इस पर इसको टेस्ट किया जाता है, और वैसे ही किया जाता है जैसे हमारे पास सीटीएम मशीन पर क्यूब को किया गया। और जब तक लोड बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है, जब तक कि ये क्या ना हो जाए, टूट ना जाए। यहाँ पर स्ट्रेस स्ट्रेन करवा रहा है, डिजिटल मशीन है थोड़ी एडवांस, तो स्ट्रेस स्ट्रेन करो कॉन्क्रीट का भी ड्रॉ कर लिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए एकदम से ब्रेक हो गई है, देखिए थोड़ा सा, अगर ये मैं थोड़ा पीछे लूँ तो देखना अब इसको, वीडियो को, यहाँ पर ये एकदम से ब्रेक हो रही है, ब्रेक हो गई। तो जिस पॉइंट पर ये ब्रेक हुई है, एकदम से फेलियर, लोड लेने की क्षमता क्या होती जा रही है, इसकी कम होती गई है। तो ये जो तो टेस्ट थे दोनों के दोनों, ये हमने क्या देखे हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से संबंधित देखे हैं। ठीक है, तो वापस से आ जाते हैं अपने बोर्ड पर, बोर्ड पर आ जाते हैं। तो अभी जो वीडियो देखा उससे आपके दिमाग में एक हल्की सी पिक्चर हो गई कि क्यूब टेस्ट, सीटीएम मशीन, सीटीएम मशीन आपको पता ही है, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन मशीन होती है जिस पर हमारे पास हाइड्रोलिक लोडिंग के द्वारा लोड लगाया जाता है। 2000 किलो न्यूटन की मैनुअल आती है, 2000, 3000 किलो न्यूटन, इस तरीके से कैपेसिटी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, हल्का फुल्का ये आपको पता होना चाहिए। मेनली जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है वो हमारे पास क्या है कि जो सिलेंडर स्ट्रेंथ है ये थोड़ी सी कम आती है, किससे, क्यूब स्ट्रेंथ से। तो जो हमारे पास, मैं यहाँ नोट करके लिख देता हूँ, यहाँ नोट करके लिख देता हूँ, आप इसको अलग से लिखना नीचे नोट्सों में, क्या कि भैया जो अपने पास कौन सी है, सिलेंडर स्ट्रेंथ है, सिलेंडर टेस्ट की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी होती है, 0.79 टाइम होती है, किसकी, अपने पास क्यूब स्ट्रेंथ की, क्यूब स्ट्रेंथ की। और ये पता भी हमको क्यों होती है, क्योंकि भैया क्यूब जो है वो आकार में छोटी, हाइट में ये 150 है, जबकि ये हाइट में कितने की है, 300 की है। तो कोई भी सेम मटेरियल की चीज़ है और अगर बड़ी है तो उसको तोड़ना थोड़ा आसान होगा, और उसी मटेरियल का छोटा हिस्सा है तो उसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए क्यूब की स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। कितने परसेंट ज़्यादा रहती है, इसको लगभग 79 को हम 0.80 बोल देते हैं, और इसी को 80% भी बोलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन आता है कि क्यूब स्ट्रेंथ और सिलेंडर नेट स्ट्रेंथ जो होती है, क्यूब स्ट्रेंथ का सिलेंडर स्ट्रेंथ जो होती है वो बेसिकली कितनी होती है, 80% ही होती है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार आता है, इसलिए मैं इसको नोट करके इंपॉर्टेंट करके लिख लेना कि ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी एक चीज़ और पता होनी चाहिए, अगर आपसे पूछे कि कौन सा टेस्ट ज़्यादा एक्यूरेट है, तो कौन सा टेस्ट ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि देखिए क्यूब जो बनाई है आपने किसी ना किसी स्लैब, बीम या कॉलम की तो कंक्रीट है,
तो एक्चुअल में छोटी सी क्यूब पर आप जो टेस्ट कर रहे हो उससे साइज इफेक्ट आता है, क्योंकि बड़ी चीज जो होगी वो कम लोड लेगी, उसी की छोटी चीज होगी वो ज्यादा लोड लेगी, तो क्यूब में जो होता है साइज इफेक्ट ज्यादा रहता है। इसी वजह से सिलेंडर टेस्ट जो है वो मोस्ट ज़्यादा एक्यूरेट है विद रिस्पेक्ट टू ये। तो जो सिलेंडर टेस्ट है ये मोर एक्यूरेट है विद रिस्पेक्ट टू क्यूब टेस्ट। ठीक है, तो इतना आपको इसमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो कंक्रीट से संबंधित एक तो अपने पास, मैंने वापस से बोला कि हमको आरसीसी में सीमेंट कंक्रीट के कौन सी स्टेट में इंटरेस्ट है, हार्डन स्टेट में इंटरेस्ट है। उसमें सबसे पहले हमारे पास कौन सी चीजें देखने की कोशिश कर रहे हैं हम, क्यूब स्ट्रेंथ। परंतु देखिए क्यूब स्ट्रेंथ जो होती है वो तो एग्जैक्टली है यहाँ पर एक चीज और है, जब भी कंक्रीट को व्यक्त करते हैं हमारे पास वो इस तरीके से किया जाता है कि M20 का है या M25 का है ये M, क्योंकि कंक्रीट बहुत सारी चीजें जैसे सीमेंट, वाटर, एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, एडमिक्सचर से बना है। तो M4 जो डिनोट होता है वो क्या होता है, मिक्स। और ये जो होता है ये इसकी स्ट्रेंथ तो होती है, परंतु डायरेक्ट जो हम कंप्रेशन स्ट्रेंथ निकालते हैं वो नहीं होती। ये बेसिकली जो स्ट्रेंथ होती है वो कौन सी स्ट्रेंथ होती है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेशन स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। तो जो ये बेसिकली जो ये स्ट्रेंथ होती है इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। सही लिख लेना एक बार, सॉरी, करेक्टरिस्टिक कंप्रेशन स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। तो हमने जो क्यूब स्ट्रेंथ हम निकालते थे कंक्रीट टेक्नोलॉजी में, उसके बिहाफ पर एक स्ट्रेंथ डिफाइन की जाती है जिसको क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक। तो आरसीसी का पहला टॉपिक अगर आप बात करें, ये तो हमारे पास सारा सीटी का पार्ट था, कंप्रेशन स्ट्रेंथ में हम बात करें तो कौन सी स्ट्रेंथ काम मिलेंगे हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव। तो आप ये चीज को पॉज करके और उतार लीजिएगा, एक बार पॉज करके और उतार लेना सारी चीजों को, देन हम आगे चलते हैं। तो मैं मान के चलता हूं कि आपने ये चीज उतार ली होगी। ठीक है, अब हम डिफाइन करेंगे कौन सी स्ट्रेंथ को, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो आप अगली हेडिंग डाल देंगे इसी में ही, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। देखिए एक चीज आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जिसको हम किससे व्यक्त कर रहे हैं, एफ सी के से डिनोट कर रहे हैं। किससे डिनोट कर रहे हैं, एफ सी के से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पर एक चीज समझ में आनी चाहिए कि जो कंक्रीट है वो केवल एक तरह के मटेरियल से नहीं बना, सीमेंट भी है उसमें, उसमें क्या भी है, वाटर भी है उसमें, उसमें क्या भी है, बजरी भी है यानी फाइन एग्रीगेट भी है, सैंड भी है, प्लस में ग्रेवल्स भी है मतलब कोर्स एग्रीगेट भी है, और अगर जरूरत पड़ी तो एडमिक्सचर्स भी हैं। तो केवल होमोजीनियस मटेरियल ना होकर, कंक्रीट होमोजीनियस मटेरियल ना होकर कैसा मटेरियल है, हिट्रोजीनियस मटेरियल। हिट्रोजीनियस मटेरियल मतलब अलग अलग चीज के, अलग अलग हमारे पास किससे बना हुआ है, मटेरियल से बना हुआ है। तो आपके पास एक यूनिफॉर्म कंप्रेशन स्ट्रेंथ आएगी, वो आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते, क्योंकि आप किसी और फील्ड में या किसी और जगह पर या और मटेरियल्स के साथ फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट बदल गए, तो उसी चीजों में हमारे पास जो स्ट्रेंथ आएगी वो कैसी आएगी, अलग आएगी। तो यहाँ पर जब हम कंप्रेशन स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो एग्जैक्ट स्ट्रेंथ की बात नहीं कर सकते, यहाँ पर बेसिकली किसकी बात की जाएगी, हमारे पास संभावनाओं के आधार पर प्रोबेबिलिटी व्यक्त की जाती है। तो प्रोबेबिलिटी व्यक्त की जाती है, तो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उस क्यूब की स्ट्रेंथ होती है, मतलब किसी भी कंक्रीट में बहुत सारी क्यूबों को अगर टेस्ट किया जाए, मान लीजिए हमारे पास एक से लेके कितने 100 क्यूब अगर हमारे पास टेस्ट की जाए, 100 क्यूब अगर हमारे पास टेस्ट की जाए, तो केवल 5% क्यूब ही फेल हो। ठीक है, केवल 5% टेस्ट रिजल्ट ही फेल हो। ऐसा नहीं है कि फील्ड में हम 100 क्यूब बनाते हैं, डिपेंड करता है कि हमारे कॉन्क्रीटिंग कितनी है। जैसे अगर 5 मीटर क्यूब तक ही है तो एक सैंपल मतलब 3 क्यूब बनाते हैं, उनका एवरेज लिया जाता है। परंतु कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बेसिकली क्या होती है, इट इज अ स्ट्रेंथ, मेरे साथ इसकी परिभाषा लिख लीजिए, इट इज अ
कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट फॉर विच only 5% test result are accepted to fail. मतलब ये संभावना है कि केवल और केवल कितने 5% टेस्ट रिजल्ट ही फेल होंगे, 95% संभावना है कि भैया उससे ज्यादा होगी। जैसे अगर हम बात करें कि भैया M20 का कंक्रीट है तो 20 जो होगी उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है न्यूटन पर mm स्क्वायर, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, मेगा पास्कल बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा है कि जो भी ये कंक्रीट बन रहा है इसमें अगर इसको कि 100 क्यूब बना दें तो केवल 5 ही ऐसी क्यूब होंगी जो कि जिसकी स्ट्रेंथ 20 से कम आएगी, अन्यथा पक्का है 95% जो क्यूब्स होंगी वो पक्का है जो 20 से ज्यादा ही आएंगी, 20 से कम नहीं आएंगी। यानी यहाँ एग्जैक्ट 20 नहीं है, 20 कंप्रेशन स्ट्रेंथ नहीं है, 20 से ज्यादा भी होगी कुछ क्यूब की, कुछ कम होगी, परंतु केवल 5% टेस्ट रिजल्ट हैं, उन्हीं की स्ट्रेंथ जो होगी वो किससे 20 से कम होगी। बाकी 95% जो भी क्यूब बनेगी इसी कंक्रीट की जो M20 का आप बना रहे हो उसमें 95% क्यूब ऐसी होंगी जिनकी स्ट्रेंथ 20 से ज्यादा आएगी। तो ये मतलब होता है किसका, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का। ठीक है, फील्ड में अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालनी है तो अपने पास 100 क्यूब्स का टेस्ट कर कर आप बोल सकते हो, परंतु हमारे पास जब हम टेस्ट करते हैं मतलब फील्ड में यदि क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए जब हम टेस्ट करते हैं तो कितनी कंक्रीटिंग की गई है, क्योंकि अगर 100 क्यूब आप बनाओगे तो टेस्ट में ही 100 क्यूब खपा दिए तो कंक्रीट क्या डालोगे, ऐसे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग जैसे 5 मीटर क्यूब तक हमारे पास केवल एक सैंपल क्यूब मतलब 3 क्यूब होती है एक सैंपल ऑफ क्यूब में। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास एक चीज हमारे समझ में आ गई, कौन सी, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो इसको पॉज करके इतना तो आप उतार ही लेना, हिंदी में अगर आप लिखना चाहो तो केवल 5% टेस्ट रिजल्ट ही फेल होंगे। ठीक है, इसके बाद पॉज करके उतार लिया आपने, मैं मान के चलता हूं कि आपने ये उतार लिया होगा। इसको अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें कैरेक्टरिस्टिक कर्व को, तो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ प्रायिकता पर, प्रोबेबिलिटी पर आधारित है। तो प्रोबेबिलिटी पर आधारित है तो एक चीज तो हमारे समझ में ये आनी चाहिए कि प्रायिकता कर्व संभावनाओं पर आधारित है, तो एक चीज आपके समझ में आनी चाहिए कि प्रायिकता कर्व कैसे डिपेंड करता है। प्रोबेबिलिटी में हम अगर इधर नंबर ऑफ सैंपल्स ले लें, क्यूब सैंपल है ना, क्यूब, और यहां पर हमारे पास क्या ले ले, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को, यहां पर हम क्या ले ले, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को, तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी कर्व है कुछ इस तरीके से आता है। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वह स्ट्रेंथ है, FC के वह स्ट्रेंथ है जिस पर केवल 5% है, सॉरी कुछ ज्यादा ही बड़ा बना दिया मैंने, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, कि केवल 5% टेस्ट रिजल्ट ही केवल क्या होंगे, उससे कम होंगे, अन्यथा सभी की स्ट्रेंथ उससे क्या होगी, ज्यादा होगी। एक और स्ट्रेंथ डिफाइन की जाती है कोड में जो कि हमारे मिक्स डिजाइन में काम आती है, टारगेट मीन स्ट्रेंथ, जिसको हम F सफिक्स M से व्यक्त करते हैं, जिस पर 50-50 चांस होंगे, मतलब FM पर 50% चांस है कि फेल हो जाएगी और 50% चांस है कि हमारे पास फेल नहीं भी हो। ठीक है, तो जो 5% टेस्ट रिजल्ट होंगे उन्हीं के फेल होने की संभावना होगी, वो तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है, और 50% संभावना होती है उसको क्या बोलते हैं, मीन स्ट्रेंथ। इनके बीच में एक गैप होता है, ये जो गैप है स्ट्रेंथ का जो गैप है ये बेसिकली होता है, वैसे तो आप याद करोगे क्योंकि हम सारी की सारी कैलकुलेशन 5% टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फेल में काम करते हैं, तो 1.65 इंटू में सिग्मा, जहां सिग्मा एक नियतांक है जिसको स्टैंडर्ड डेविएशन बोला जाता है। क्योंकि भैया स्टैंडर्ड डेविएशन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास फील्ड बदलने से, लेबर बदलने से या फिर इंजीनियर बदलने से क्वालिटी कंट्रोल बदलेगा और उसके कारण डेविएशन आएगा ही आएगा। तो ये जो डेविएशन है सिग्मा, उसको स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए FM टारगेट मीन स्ट्रेंथ और FCK कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, इनमें एक रिलेशन हो गया। FM निश्चित रूप से ज़्यादा है, निश्चित रूप से ज़्यादा है, और वो कितनी है, FCK प्लस में 1.65 इंटू में सिग्मा।
अब देखिए, अगर हमारे पास फेल होने की संभावना, अगर 5% टेस्ट रिजल्ट आर एक्सेप्टेड टू फेल, अगर 5% टेस्ट रिजल्ट को ही फेल माना जा रहा है, तो हमारे पास जो के होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1.65, जो कि जनरली हम लेते हैं। परंतु यदि हमारे पास 50% टेस्ट रिजल्ट फेल होने की संभावनाएं हैं, 50% किस पर होता है, मीन, तो के का मान कितना हो जाएगा, जीरो। जीरो हो जाएगा तो एफ सी के और एफ एम बराबर हो जाएंगे। यानी कि भैया यहाँ पर कितने, अगर हमारे पास कितने 50% टेस्ट रिजल्ट होगा तो के का मान कितना होगा, जीरो। और यदि आप ऐसी फुल फ्लैश गारंटी लेना चाह रहे हो कि 100% है कि नहीं फेल होगी, तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आप कह रहे हो कि 100% जो है पास होगा, 100% पास होगा, फेल होने की संभावना ही नहीं है, या कहें 0% संभावना है कि फेल हो, ठीक है, 0% संभावना है कि क्या हो, फेल हो, ठीक है, 0%, तो भैया के का मान कितना हो जाएगा, इन्फिनिटिव। इसलिए हम के की वैल्यू कितनी लेते हैं, क्योंकि हमारी सारी कैलकुलेशन इसी पर निर्भर करती है कि 5% टेस्ट रिजल्ट ही फेल हो, 95% पास हो, तो के का मान 1.65 लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ये हमारे पास रिलेशन है मीन स्ट्रेंथ पर और करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पर। ये चीज़ आपको ग्राफिकल फॉर्मेट में आनी चाहिए। एक चीज़ और है यहाँ पर जिसकी बात हम कर रहे हैं, किसकी, सिग्मा की। तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा जो है वो बेसिकली क्या है, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। आप इतना पॉज करके इतना उतारो। IS 456 कोड में मैं आपको एक टेबल दिखा देता हूँ। हम्म, तो ये देखिए दूसरी स्क्रीन पे ये उतार लिया होगा आपने। अब दूसरी स्क्रीन पर एक बार जाएं हम, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये रहा। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अज्यूम्ड स्टैंडर्ड डेविएशन किस पर निर्भर करता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर निर्भर करता है। तो मैं अपने पास यहाँ टेबल देख लेंगे अभी, परंतु एक बार कोड की लाइन में देख लो कि ये कितना है, M10 से M15 का है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3.5। 3.5, 20 से 25 में कितनी होगी, 4। और यदि 30 से 50 के बीच में है कंक्रीट का ग्रेड, तो भैया इसकी वैल्यू कितनी होगी, 5। ठीक है, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। तो दोबारा से अगर हमारे पास बोर्ड पर आ जाए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये तो उतार ही लिया होगा आपने। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा का मान जो है एज पर कोड, ठीक है, पेज नंबर 23 पर लिखा हुआ है, एज पर कोड। एज पर कोड, कौन सा कोड है भैया, IS 456 2000। बार बार लिखेंगे तो ये चीज़ याद भी हो जाएगी। ठीक है, तो M10 से लेके M20 तक का अगर कॉन्क्रीटिंग है, M10 से लेके M20 तक है, तो इसका मान कितना होगा, 3.5। और यूनिट आपको पता ही है, जब इसकी यूनिट न्यूटन पर mm² में है, तो इसकी यूनिट भी न्यूटन पर mm² में ही होगी, न्यूटन पर mm² में ही होगी। तो भैया ये जो होगा 3.5 न्यूटन पर mm² में है। M25 से लेके M30 तक की बात है, तो ये कितना होगा, 4। और यदि M25 से नहीं है, वापस से देखो अपने पास, अगर मैं यहाँ जाऊँ तो M25 से नहीं है, ये है M10 से लेके हमारे पास कितना, M15 तक का है, तो फिर 3.5 है। M20 से लेके हमारे पास कितना हो, M20 से लेके M25 तक 4 है। और M30 से लेके M50 तक की हम बात करें, तो ये कितनी वैल्यू है भैया, 5 वैल्यू। कितनी वैल्यू है, 5 वैल्यू है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, एक चीज़ और देखिए क्या, कि भैया यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो ये वैल्यूज़ हैं कौन कौन सी, 3.5, 4 या फिर 5 हमारे पास, ये जब है जब हमारे पास गुड क्वालिटी कंट्रोल हो। यदि हमारे पास पीरियड, वर्केबिलिटी, स्ट्रेंथ और इन पर हमारे पास प्रॉपर तरीके से क्वालिटी चेक नहीं है, ठीक है, क्वालिटी चेक नहीं है मतलब कि जो फील्ड कंट्रोल है वो फेयर ना होकर पुअर है, गुड क्वालिटी कंट्रोल ना होकर कैसा है, पुअर है, तो जो ये वैल्यूज़ हैं इनको कितने % बढ़ा दिया जाता है, दीज अबाउट टेबल वैल्यूज इंक्रीज बाई 1 न्यूटन पर mm² से बढ़ा दी जाती है। तो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पर आकर, तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन की आप जो टेबल याद कर रहे हो, वो बेसिकली याद क्या है, M15 तक अगर हमारे पास 10 से 15 है तो 3.5,
देन 4 और फिर 5 है, ठीक है, 5 है, ये 5.0 है, 4.0 है ये, है ना, और ये 3.5 है, 3.5 है, ठीक है, इतना याद करना है। और ये जब ये जो टेबल है ये किसके लिए? गुड क्वालिटी कंट्रोल के लिए, गुड क्वालिटी कंट्रोल के लिए, ठीक है। यदि हमारे पास फेयर या पुअर क्वालिटी कंट्रोल है, पुअर क्वालिटी कंट्रोल है, तो जो ये वैल्यूज है इसको कितनी, अबाव वैल्यूज, अबाव वैल्यूज should be increased by 1 न्यूटन पर mm², यानी कि कितना इंक्रीज कर देंगे? 1, यानी कि M15 तक ये 4.5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये कितनी ले लेंगे? 6 ले जाएंगे। पर ये जब है जब हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, प्रॉपर तरीके से हम वाइब्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हम वर्केबिलिटी चेक नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इन्वायरमेंट ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, वो इस तरीके से कोई सिचुएशन आ रही है जहाँ पर हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल पुअर हो रहा है, तो वहाँ पर हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा? क्यूब स्ट्रेंथ और सिलेंडरनेस स्ट्रेंथ। जो सिलेंडर स्ट्रेंथ होती है वो 80% ही होता है, क्यूब का होती है, ठीक है। ज़्यादा एक्यूरेट कौन सी है? सिलेंडर, क्योंकि उसमें साइज इफेक्ट कम होता है। इस तरीके से बेसिक जानकारी आपको कम से कम होनी चाहिए। हम क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ आरसीसी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सीमेंट कंक्रीट के बारे में बात करी, ठीक है। तो इतना आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे यहाँ पर, जिसमें हमारे पास फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्प्लिट टेंशन स्ट्रेंथ की हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, धन्यवाद।